स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। विपक्षी एकता की पहली बड़ी बैठक में ही पेंच फंसता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी ने शर्त रखी है कि केंद्र सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग अध्यादेश पर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। केजरीवाल का पूरा लवाजमा पटना पहुंच चुका है, मगर केजरीवाल बैठक में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी सवाल बरकरार है। केजरीवाल के इस स्टैंड के बाद कांग्रेस में दो राय सामने आ रही है। एक ये कि केजरीवाल आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल ना आने का बहाना ढूंढ रहे हैं। तो दूसरी राय ये कि अध्यादेश बहुत छोटा मसला है, विपक्षी एकता की राह में रोड़ा नहीं बनेगा। कल क्या होगा, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। 23 जून को मोदी हटाओ प्लान नहीं बन पाएगा। एंटी मोदी गैंग 2024 के लिए एक नहीं हो पाएगा। केजरीवाल का एजेंडा विपक्षी गठजोड़ की लंका लगाएगा। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता पर बैठक होने वाली है। मोदी को हटाने का प्लान तैयार होने वाला है, मगर अरविंद केजरीवाल की ओर से जो शर्त सामने आई है वो कांग्रेस की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाली है। विपक्ष की बैठक से पहले केजरीवाल की पार्टी ने धमकी दी। सूत्रों के मुताबिक कहा, अध्यादेश पर अपना रुख साफ करे कांग्रेस। विपक्ष की बैठक का बायकॉट कर सकती है आप। केजरीवाल पटना पहुंच तो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पर उनकी पार्टी का रुख विपक्षी एकता वाला नहीं है। सारे दलों ने अपनी ओर से पहले ही समर्थन जता दिया है और बाकी कल इस पे बातचीत होगी तो निश्चित रूप से कुछ निकल कर आएगा। कांग्रेस पार्टी के जो साथ के लोग हैं, जो उनके गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, उन लोगों ने भी अपना समर्थन दिया है, तो निश्चित रूप से कल कांग्रेस पार्टी का भी मत सामने आएगा। अब कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस विपक्षी एकता से बाहर निकलने का बहाना तलाश रही है, जबकि टिपिकल कांग्रेसी अप्रोच वो है जो प्रमोद तिवारी की है। पहली चीज तो मैं केजरीवाल जी से कह दूं, अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि आपको कोई मिस नहीं करेगा, आप जाए ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग तो पहले से ही जानते थे कि विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए और उसकी मीटिंग में ना जाने के लिए आप तो केवल बहाने ढूंढ रहे थे, क्योंकि ऊपर से आपको आ गया होगा हुक्म कि न जाना। अगर ऊपर से आता तो आप फट से पहुंच जाते। सारे देश में उप मुख्यमंत्रियों के यहाँ गए, उन्होंने ये आग्रह किया है, वो उनकी पार्टी का विषय है, ठीक है, उन्होंने अभिव्यक्ति दी है उसको। ये छोटी मोटी चीजें हमारी एकता को नहीं रोक पाएंगी। सकते में तो ममता बनर्जी भी हैं, लिहाजा वो मीटिंग से पहले बहुत बचकर बयान दे रही हैं। कहानी एक लाइन की है, एंटी मोदी मोर्चा एकता को लेकर ही कंफ्यूज है। अभी तो उसे अपना एक नेता भी चुनना है। कांग्रेस की प्रेजेंस को लेकर भी मोर्चे की भूमिका बहुत अहम होगी। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रीना गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। शक्ति यादव, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ हैं। और जूही बिस्वास, प्रवक्ता टीएमसी, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीना गुप्ता जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। कल सबकी निगाहें हैं कि 23 जून को जब पूरा विपक्ष एक टेबल पर बैठेगा तो क्या हल निकलेगा, लेकिन आपके बयानों और कांग्रेस के बयानों के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये, आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? प्राची जी बिल्कुल जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। सारी विपक्षी पार्टी आ रही हैं, सब लोग मिलके डिस्कशन करेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के दुशासन कुशासन से देश को बचाया जाए। जो पिछले 9 साल की इनकी नाकामियां रही हैं कि देश में युवा परेशान है, किसान परेशान है, गृहिणी परेशान है, जो 140 करोड़ इस लोग के देश के परेशान है, उन सबको चाहिए भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा। और इसके लिए विपक्ष की सारी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं और सारी पार्टियां मिलकर ये डिसीजन लेंगी कि इकट्ठे कैसे मोदी जी को हमें निकालना है।
नहीं, आप तो जो हम जा रहे एजेंडा हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। आपको एक कुछ सेकंड। गलत खबर मिली है कि नहीं, हम कोई नहीं जा गलत रहे खबर नहीं मिली रीना जी, कोई गलत खबर नहीं मिली। मैं तो सिर्फ आपसे कंफर्म कर रही थी, मैं कोई खबर बता नहीं रही थी। लेकिन आप अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, आप कह रही हैं कि बीजेपी को अगर रोकना है तो सबको एक साथ आना होगा। लेकिन जब आप बैठक की बात करती हैं तो अध्यादेश का जिक्र सबसे पहले आपके नेता करते हैं कि पहले अध्यादेश पर बात करनी होगी, उसके बाद बाकी मसलों पर बात करेंगे। कांग्रेस इस पर बात करने को अभी तो राजी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस भी उस पर बात करने के लिए तैयार है। ये कांग्रेस के जो छोटे नेता हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि कांग्रेस संविधान के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक तरफ भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो पूरी तरह से भारत के संविधान का खून करने में तुली हुई है। तो कांग्रेस को भी अपना स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो किसके साथ है। और अगर कांग्रेस स्पष्ट नहीं करती है रीना गुप्ता जी, और कांग्रेस अध्यादेश पर अगर आपका साथ नहीं देती है, चूंकि बेशक आप कहें कि छोटे मोटे नेता हैं, लेकिन संदीप दीक्षित जी का क्या कद है, प्रमोद तिवारी जी का क्या कद है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं ये छोटे मोटे मसले हैं, पार्टी का अंदरूनी विषय है अध्यादेश, और संदीप दीक्षित जी तो कह रहे हैं कि कोई आपको मिस नहीं करने वाला अगर आप पार्टी में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। यही रुख बैठक में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, यही रुख अगर रहता है तो आपका क्या कदम होगा बैठक के लिए? देखिए प्राची जी, जहां तक मुझे पता है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, और इन लोगों ने हमेशा ये कहा है कि उनके लिए देश में लोकतंत्र लाना, देश में संविधान का रिस्पेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये अब क्लियर हो जाएगा कि ये लोग एक्चुअली संविधान का रिस्पेक्ट करते हैं, संविधान के साथ खड़े हैं, या फिर ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के साथ की तरह बिहेव करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग अपनी स्टेट लेवल पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जो देश के लिए, देश के हित में निर्णय लेंगे। चलिए अभय दुबे जी से चलिए क्लियर कर लेते हैं। रीना गुप्ता जी, आप तो अभी गोल गोल घुमा रही हैं, कोई स्पष्ट बात निकलकर सामने नहीं आई, हालांकि बयान बहुत स्पष्ट हैं तमाम नेताओं के। अभय दुबे जी, कांग्रेस का सीधा सीधा स्टैंड क्या है केजरीवाल को लेकर? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले आप अध्यादेश पर चर्चा करिए, संविधान की कॉपी लेकर जाएंगे, पहले आप लोगों को बताएंगे कि संविधान में क्या बातें लिखी गई हैं और कैसे संविधान के विरुद्ध ये सरकार काम कर रही है। तो आपका साथ मिल रहा है आम आदमी पार्टी को कि नहीं? मैं प्राची जी आपको और आपके टेलीविजन को शुभकामनाएं देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी खंड खंड हो गई, एक भी दल उसका जो कालांतर से साथ था वो उसके साथ नहीं बचा, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीडीपी हो। एकमात्र 2 लोकसभा सीटों का अपना दल उसके पास है। आरएलपी तक राजस्थान का उसको छोड़ गया। उसकी अपेक्षा आप ये पूछ रही हैं कि महाराष्ट्र में जो एक अच्छा गठबंधन है एनसीपी का, शिवसेना का, कांग्रेस का, बिहार में आरजेडी का, कांग्रेस पार्टी का, जेडीयू का, हम लोग राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, केरला में, तमिलनाडु में डीएमके के साथ व्यापक रूप से 450 से अधिक सीटों पर जब हम एक साथ दृढ़ता से लड़ रहे हैं, उस पर प्रकाश नहीं डालना चाहती। आप पूछती ममता बनर्जी और केजरीवाल साहब, ये जो छोटे मोटे छुटभैये नेता चैनल पर आते हैं, उनके जितनी हैसियत है सारे आप राजनीतिक दल के लोगों की है कहां, ये बताइए। पंजाब में 40% वोट शेयर था लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का, इनका कितना था? 7। दिल्ली में ये विधानसभा का चुनाव जीते बहुमत से, उसके बावजूद लोकसभा में क्या स्थिति थी इनकी? 19% वोट शेयर था, कांग्रेस का 22%। चलिए पश्चिम बंगाल पर भी आप कहती हैं कि सहमति बनेगी नहीं बनेगी, वो तो भविष्य के गर्भ में जो कुछ भी है छुपा है। ठीक है। लेकिन हम सब लोग प्रतिपक्षी दल एक साथ खड़े हैं कि हमको ये जो आप कह रही थी मोदी के खिलाफ नहीं है। जो मोदी जी की नीतियां हैं धन्ना सेठों को पोषित करने की, जो सिर्फ 2 धन्ना सेठों को
एक तो उनका दोस्त 12 लाख करोड़ की नेटवर्थ कमा गया और किसान की आमदनी 27 रुपए रह गई। उस नीति के खिलाफ है जो भीषणतम महंगाई और बेरोजगारी परोस दी। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर मोदी जी ने 1000 के पार कर दिया। 60-70 रुपए का क्योंकि रीना गुप्ता जी या आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं वो सिरे से खारिज करते हैं आपके नेताओं के बयानों को और कहते हैं छुटभैया नेता हैं। अगर आम आदमी पार्टी पर कोई बयान दे रहा है वो तो शीर्ष नेतृत्व को मानेंगे। तो आप जो बैठकर आम आदमी पार्टी के बारे में आज कह रहे हैं ये शीर्ष नेतृत्व की लाइन है या नहीं, कांग्रेस की लाइन है या नहीं? आप उसकी चिंता मत करिए। हमारी लाइन क्या है क्या नहीं है, सारे प्रतिपक्षी दल मोदी सरकार की जो ये संसाधनों की लूट है ना उसके खिलाफ दृढ़ता से एक साथ लड़ेंगे। देखिएगा आप, और ये चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है। ये जो प्रतिपक्षी दल हैं ये बेरोजगार युवाओं का, महंगाई में आग में झोंक दी गई बहनों का, किसानों का, इन सब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप 23 तारीख को मीटिंग तो हो जाने दीजिए, उसके बाद हम सब आपको खुलकर सब बताएंगे और विश्वास मानिए। उस मीटिंग का इंतजार सबको है, लेकिन चूंकि आप जनता की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, उसी संविधान का हवाला देकर आम आदमी पार्टी आपसे साथ की उम्मीद कर रही है। वो साथ मिलेगा या नहीं यही तो स्पष्ट करना है। एक दिन तो है ना, इसी के भाई कल मीटिंग में साफ हो जाएगा कौन क्या बात करता है कौन, लेकिन व्यापक जो फ्रेमवर्क है वो प्रतिपक्षी दलों की एकता का है। आखिरी बात मैं कह दूं, ये जो भाजपा का अधिनायकवाद परोसा जा रहा है ना रोज, पिछले 5 साल में 31 विधानसभा के चुनाव हुए, सिर्फ 6 में पूर्ण बहुमत में आई भारतीय जनता पार्टी। 11 प्रांतों में उनका एक भी सांसद नहीं है। 52 लोकसभा क्षेत्रों में उनकी जमानतें जब्त हुई है। बाकी की जो प्रदेशों में सरकारें या तो हथियाई हुई है या जोड़ तोड़ से बनाई है। तो इनके पास कोई प्रचंड बहुमत नहीं है। और आप ही लोग एक टेबल पर बैठने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आज उसी पर रहते हैं और उस विपक्षी एकता पर ही बात कर लेते हैं। इनको कितने दल छोड़कर गए इस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी पटना पहुंच चुकी हैं। टीएमसी भी इस विपक्षी एकता की जो बैठक कल होने जा रही है उसमें शामिल होने के लिए ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। हालांकि टीएमसी की तरफ से एक शर्त कांग्रेस के सामने रखी गई कि अगर लेफ्ट का साथ छोड़ेंगे, लेफ्ट का हाथ छोड़ेंगे, तभी वो कांग्रेस का साथ देंगी। सुन लेते हैं क्या बोल। जनता को हम धन्यवाद देने चाहती हूँ कि अब बिहार में आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बिहार का जो मधुबनी है, बिहार को जो नालंदा है, बिहार का जो मिठाई है, हम इसको बहुत पसंद करते हैं और लालू जी को हम बहुत इज्जत करते हैं। मधुबनी का साथ, राबड़ी देवी का साथ, तेजस्वी का साथ, लालू जी का साथ, थोड़ा सा दूर हम मीट करके बहुत खुश हुआ है इसके लिए कि लालू जी देश में एक बहुत सीनियर लीडर है। बेचारा बहुत दिन जेल में उसको भेजा, हॉस्पिटल में थे, उसका तबीयत ठीक नहीं था, हम लोगों ने बहुत दुखी थे। आज उसको देख के हमारा बहुत हम खुश हुआ है और आज देख के बात करके हमको ये लगा लालू जी अभी भी बहुत तगड़ा है और बीजेपी के खिलाफ में अच्छा से लड़ सकता है। सो हमारा पूरा हम पहले बिहार में आके इसी के लिए लालू जी को मिल किया। दीदी आपका बहुत मधुर संबंध रहा है लालू जी के साथ, बहुत मधुर संबंध रहा है आपका और लालू ऑलवेज जी, ऑलवेज। आपका पता है जी, एक दिन लालू जी संसद में भाषण दे रहा था, जब हम भी एमपी था, लालू जी भी एमपी था, पीछे लालू जी भाषण दे रहा था। प्याज का भाव बढ़ गया, आलू का भाव बढ़ गया, सबको भाव बढ़ गया। तो मैंने बोला राबड़ी जी का भाव क्या है? बोलता है सबसे ज्यादा है। ऐसा बहुत चलता है। कल की बैठक में क्या होने की उम्मीद है? अभी हम नहीं कर सकते हैं। देखिए हम लोग आए इसी के लिए कि हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे, 1:1 लड़ने के लिए हम लोग एक साथ में लड़ेंगे, जस्ट लाइक ए कलेक्टिव फैमिली। तो हम आज नहीं बता सकते हैं मीटिंग का पहले, कल देखता है मीटिंग में क्या बात होता है और सबका बात एक ही बात होगा। कांग्रेस और सीपीएम के साथ, कांग्रेस और सीपीएम के साथ आप बंगाल में लड़ेंगी, कांग्रेस और सीपीएम के साथ।
आप लड़ेंगे। मैंने जो बोला है, जो नीति तैयार होगा वो सबको लिए होगा। केजरीवाल जी ने कहा है कि पहले अध्यादेश, अरे कोलकाता से केजरीवाल ने कहा है कि पहले अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। आराम से केजरीवाल जी ने कहा है कि पहले अध्यादेश पर चर्चा होनी इसके चाहिए। बारे में अभी चर्चा नहीं करते जाए, वो कल मीटिंग में करेंगे। दीदी पश्चिम तो मीटिंग से पहले कुछ नहीं कहना है। लालू यादव से मुलाकात करने के बाद निकली हैं ममता बनर्जी और ये सीधा सीधा कह रही हैं कि कलेक्टिव अप्रोच के साथ मौजूदा सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। हालांकि नीतीश कुमार की चर्चा यहां पर नहीं हो रही है, लेकिन लालू यादव से जरूर ममता बनर्जी मिलनी है। शहजाद जी, अब ममता बनर्जी तो साफ साफ कह रही हैं कि हम कलेक्टिव अप्रोच के साथ, यानी एक साथ मिलकर आपके खिलाफ लड़ेंगे और आपकी जितनी भी जनता विरोधी नीतियां हैं उनको सबक सिखाया जाएगा और आपको हराया जाएगा 2024 में। सबको एक साथ आने का हम स्वागत करते हैं, उनका पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है, उनकी सहूलियत के हिसाब से भी ठीक ही बात है। एक तरफ देखिए मोदी जी जो है मिशन और विजन को लेकर काम कर रहे हैं, इसलिए 10वें स्थान पे अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आई, सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यूनाइटेड स्टेट्स में आपने देखा है कि किस प्रकार से योग, उद्योग और लोग का समागम हो रहा है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के रोग से ग्रसित लोग अपना एक प्रयोग कर रहे हैं, उनको वो पूरा अधिकार है प्रयोग करने का। पर हाँ, उसमें एक दो सवाल हमारी तरफ से ये बनते हैं कि आज कितनी विडंबनाओं का जमावड़ा हो रहा है। देखिए एक बात, आज आम आदमी पार्टी कहती है पंजाब दिल्ली मेरे लिए छोड़ दो, उत्तर प्रदेश के भैया अपना पोस्टर लगाते हैं, राहुल जी का तो फोटो नहीं लगता, उसमें कहते हैं 80 हम हराएंगे तो आप यूपी छोड़ दो। बंगाल वाली बहन कहती है, दीदी कहती है कि देखिए लेफ्ट से करोगे दोस्ती तो मेरे से हो जाएगी कट्टी, और कहती है बंगाल तुम मेरे लिए छोड़ दो। अब इस प्रकार से करते करते कांग्रेस कहेगी कि मेरे लिए कुछ तो छोड़ दो। तो ये कांग्रेस घटाव है, ये मोदी हटाओ का एजेंडा नहीं है, ये कांग्रेस घटाव है। परंतु इसमें एक दो सवाल बनते हैं। देखिए अभी आम आदमी पार्टी ने क्या कहा, छुटवैये नेता जो है वो ऑर्डिनेंस का विरोध कर रहे हैं। अजय माकन छुटवैया है, अभय जी बताए, क्या संदीप दीक्षित छुटवैया है, क्या बाजवा जी पंजाब के जो उनके नेता है उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में इनका समर्थन नहीं करेंगे, वो छुटवैया है? तो ये पहले ये बता दे। दूसरी बात देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला, प्राची जी 1 वर्सेस 4 का पैनल है, ईमानदारी से अगर डिबेट करनी है तो हम अपने अपने समय पर बोले, चाहे जितनी आपत्ति हो। मुझे लगता है कि ये अच्छी डिबेट का परिचय तब होगा। अब अभय जी बोलते हैं कि देखिए आपके साथ ये नहीं रहे वो नहीं रहे। अरे भाई, विपक्षी एकता का पुल बनने से पहले जल समाधि ले लिया है भ्रष्टाचार के पुल की तरह। मांझी जी नाव से निकल चुके हैं, और मांझी जी छोड़िए, आपके साथी प्रवक्ता कृष्ण कुंतल ने तो नीतीश जी को क्या क्या नहीं कहा है। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाया और कहा है नीतीश जी जो है मोदी के समर्थक है, इनका भरोसा मत कीजिए, केजरीवाल जी को डिक्लेयर कर दीजिए। तो ये सब हो रहा है बिहार में। मैं इनसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, अभय जी सिर्फ इतना बता दीजिए कि बाकी सब तो छोड़ दीजिए, आप तो परिवार और कुनबे को एक नहीं रख पा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात की ना, अजीत पवार जी का आज बयान सुना कि नहीं सुना? आप परिवार और कुनबे को एक कर दो, चलिए उसको छोड़ दीजिए, पार्टी को एक कर दो, गहलोत और सचिन पायलट को, डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया को। जो पार्टी को एक नहीं कर पाए, जो कुनबे को एक नहीं कर पा रहे हैं, वो विपक्षी एकता की बात लेकर घूम रहे, अच्छी बात है। पर आखिरी बात कि विपक्ष एकजुट होने के लिए कम से कम बात तो कर रहा है, इकट्ठा तो हो रहा है, आपके खिलाफ एकजुट तो हो रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं कि एक पार्टी और एक व्यक्ति के विरोध के अलावा, एक नकारात्मक एजेंडे के अलावा इनके पास कोई सकारात्मक मुद्दा है नहीं। इनसे कहिए मिलजुल कर एक बात बता दे, स्टैंड क्या है 370 पर। आम आदमी पार्टी ने 370 के हटने का समर्थन किया है, आरजेडी और कांग्रेस उसके खिलाफ है। आम आदमी पार्टी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि लालू जी करप्ट है, सोनिया गांधी करप्ट है, 2 दिन जेल में डालकर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक लास्ट वाक्य। और आज वो उनके खिलाफ है, वो पूरे मामले पर यू टर्न ले चुके हैं। क्या सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव क्या भ्रष्टाचार से अब भ्रष्टाचार मुक्त हो चुके हैं? अरे तीसरा पूछ लीजिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई हुई मनीष सिसोदिया पर, तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि बिल्कुल सही हुई। और आखिरी बात, टीएमसी के द्वारा जो स्थितियां बंगाल में निर्माण हुई है उसके खिलाफ अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि भय और आतंक का माहौल बंगाल में बना हुआ है। अब बताइए कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर संविधान बचाने की बात हो रही है? तो ऐसा गठबंधन जो मौका परस्ती, अवसरवादिता और केवल अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए बन रहा है, उनका स्वागत है। चर्चा करने के लिए तो एक साथ बैठ रहे हैं। विपक्ष की तरफ से यही तो कहा जा रहा है कि हमारे जितने भी मतभेद हैं, जितने भी हमारे मसले हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। रीना जी, मैं आऊं आपके पास, एक एक कमेंट में जरा टीएमसी और आरजेडी से ले लूं। जूही बिस्वास जी, जो सवाल शहजाद पूनावाला जी ने उठाए, वो सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि बंगाल में तो कुछ और हो रहा है और पटना में कुछ और बयान दिए जा रहे हैं। इससे क्या संदेश जाएगा? आप एकजुट हैं कि नहीं? देखिए, हम बहुत आशावादी है कि कल की है उसका कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आए। दीदी ने भी अभी बताया कि मीटिंग से पहले कुछ अभी नहीं बताना चाहते हैं, वो भी उसने भी बताया। हम लोग
इकट्ठा लड़ने के लिए वहां पर गए हैं। सब हमारे नेता वहां पर पहुंचे इसीलिए कि हम लोग 2024 में इकट्ठा पहुंचे। आज ये बोल रहा है शायद 22 महीने में 20 केस सीबीआई का किसने भेजा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आज विपक्षी लीडर को चुन चुन के 95% बनाया। तो आज ये जो बड़े बड़े बात बोल रहे हैं 2 करोड़ लोगों का नौकरी का जो एजेंडा था और उसमें उसके बारे में जी, ये तो आपके विपक्ष में है ना, बीजेपी तो आपके खिलाफ खड़ी हुई है। चौधरी जी अगर धरने पर बैठ जाएंगे, अधीर रंजन चौधरी जी अगर बोलेंगे कि टीएमसी में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, पंचायत चुनाव में अगर आप पर तमाम तरीके के आरोप लगाएंगे तो क्या आप उसे इग्नोर कर देंगे? ये प्राची जी, अधीर रंजन चौधरी इनका प्रेसिडेंट है, वरिष्ठ नेता है बंगाल में, लेकिन मेरे ख्याल से जो डिसीजन आएगा वो तो सेंट्रल और तो राहुल गांधी और वहां पर लेंगे। तो अधीर रंजन चौधरी क्या बताएंगे, इनके ऊपर ये लोग अभय जी कितने छुटवैया नेता पाल रखे हैं, बंगाल भी छुटवैया नेता भाई क्या चल रहा है? आपसे बड़ा छुटवैया कोई नहीं रहेगा। अरे सर मैं तो छुटवैया हूं पर मेरी पार्टी के लिए तो मैं अहम हूं, पर आपको तो आ दिया है। बीच में मेरे बीच में बात करेंगे तो बोलिए जोई जी, बात करूं अच्छा नहीं लगेगा ना? बोलिए तो मैं वही बात बता रही थी कि देखिए अधीर रंजन चौधरी क्या बोल रहे हैं उससे भी ये मायना रखता है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी जी क्या सोच रहे हैं। अगर वो लोग सब ठीक है। अभय जी, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था और मैं फिर पूछ रही हूँ, चाहे रीना गुप्ता जी हो चाहे फिर जूही विश्वास जी हो, ये नेताओं पर यकीन नहीं है कि अधीर रंजन चौधरी जी का कोई छोटा मोटा कद तो है नहीं बंगाल में, लेकिन अभी भी नजर टिकाए हुए हैं कि सोनिया गांधी जी क्या बोलेंगी, राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे, प्रियंका गांधी जी क्या बोलेंगी। यानी अधीर रंजन जी अपने मन से धरने पर बैठ गए, कोई वहां गलत नहीं हुआ कुछ भी। प्राची जी, आपने पूरे शो में जो चर्चा की वो चर्चा की है आपने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की, पंजाब की 13 और दिल्ली की 7, मतलब कुल 543 सीटों में से 481 पर कोई विवाद आपके टेलीविजन के चैनल पर नहीं बताया अब तक। तो 481 तो साफ साफ है प्रतिपक्षी दल। एक बात। दूसरी बात, राज्यों में अपने अपनी राजनीति सबकी है, तो राज्यों के स्तर पर आपको ये पक्ष और प्रतिपक्ष, वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो कांग्रेस और टीएमसी पक्ष प्रतिपक्ष है। पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आप पार्टी आमने सामने पक्ष प्रतिपक्ष है। तो जो बड़ी लड़ाई अभी जिसके की बात कर रहे थे ना शहजाद भाई, तो बड़ी लड़ाई सब मिलकर लड़ रहे हैं। जो मोदी जी की मानसिकता है धन्ना सेठों के समर्थन में खड़ी होने की, 12 लाख करोड़ रुपए एक धन्ना सेठ की नेटवर्क कर दी, 6 करोड़ गरीब परिवारों को मकान मिल जाते प्रधानमंत्री जी, 17 साल तक मुफ्त अनाज हम सब उस पैसे से प्रधानमंत्री जी दे सकते थे, जो आपने सिर्फ एक धन्ना सेठ और किसान की आमदनी 27 रुपए अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं इसलिए टोक रही हूं, इस पर तो चर्चा रोज कर ही लेते हैं। और आपने कहा कि आपको और किसी स्टेट की चर्चा नहीं करनी। देखिए मैं उत्तर प्रदेश की भी चर्चा यहां पर कर लूंगी, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं बड़ा दिल दिखाइए, लेकिन फिलहाल कॉन्ट्रडिक्शन जिन स्टेटों में नजर आएगा उस पर तो बात करूंगी ना, और स्टेट छोड़कर थोड़ी ना देश का निर्माण कर लेंगे आप। देखिए यही नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। 2004 में यही सवाल किए जाते थे प्रतिपक्षी एकता पर। हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी चुनाव के पहले हमारे साथ नहीं आई थी। लेफ्ट का दल केरला में, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में सरकार में था, लेकिन हमारे साथ नहीं था। उसने आंध्र प्रदेश में हमारे साथ गठबंधन किया था। लेकिन चुनाव होने के बाद 335 सीटों का एक दल बना, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लेफ्ट पार्टी सब साथ में आ गए। तो जरूरी नहीं कि सारा का सारा अलायंस चुनाव के पहले हो, तो कुछ पोस्टपोन अलायंसेस भी होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी। भूल जाएंगे अभी जो आप अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को लेकर कहते हैं वो भूल जाएंगे। मैं आऊं शहजाद जी आपके पास। शक्ति यादव जी, मैं माफी चाहूंगी आपके पास नहीं आ पाई, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, फिर सीधा आप ही के पास आऊंगे और चर्चा करेंगे विपक्षी एकता को लेकर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। शक्ति यादव जी, देखिए पटना में सबको इकट्ठा तो हो रहे हैं, लेकिन अभी जो तस्वीर नजर आ रही है, अभी जो बयानों से कहा जा सकता है वो ये कि अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग नजर आ रहा है। क्या इन सबके बीच कोई एक सुर हो पाएगा? आप सबको एक साथ लेकर आ पाएंगे? जो कोशिश नीतीश कुमार ने शुरू की थी वो रंग लेकर आएगी? प्राची जी, बैठक तो होनी है, उसके नतीजे भी आने हैं, वह भी पीपल डोमेन में होगा और मीडिया के साथियों के बीच में होगा। जो आप
टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे भी। विविधता में एकता वाला देश है, कई भाषा हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, फिर भी मेरा देश महान है, चूँकि हर राष्ट्र के सवाल पर, संविधान के सवाल पर लोग एक मंच पर होते हैं, चूँकि राष्ट्रीयता की भावना है। और आज हालात है देश के अंदर में जो काफ़ी खतरनाक है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, भय का वातावरण है, अघोषित इमरजेंसी है। कोई भी जन सरकार के सवालों पर सरकार को आईना दिखाता, उनके घरों तक उन संस्थाओं, उन तोतों को भेजा जाता जो संस्थाएं परेशान करती है। हमने कहा संवैधानिक संकट है, पहली बार कई जज निकल करके बाहर आकर के देश की सरकार के बारे में क्या कहा, छिपी हुई नहीं है। महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा हम नहीं करते, चूंकि आम जन की ये सवाल बन चुके हैं, जनता आगे बढ़ चुकी है। और जब जनता आगे बढ़ जाती है तो याद रखनी चाहिए, जब जब भी जनता आगे बढ़ी है तो तानाशाह समाप्त हुआ है, क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है। मैं देख रहा था कि डिबेट में कई सवालों को लाए, सब सवाल हैं अध्यादेश के माध्यम से राज्य के अधिकारों को कर कटौती कोई करेगा तो संघीय व्यवस्था पर यह हमला माना जाएगा और कोई चुप नहीं बैठ सकता। यह डिबेट का हिस्सा हो बनेगा ही, और सब जानते हैं कि राज्यों के अधिकार को कटौती कैसे कर सकते हैं आप तानाशाह कैसे बन सकते हैं। इसलिए सवाल सामने है। अगर हम बेरोजगारी महंगाई की चर्चा करते हैं, हम आर्थिक संकट की चर्चा करते हैं, हम संविधान बदलने वाले शक्तियों के खिलाफ अगर शक्ति यादव जी आप अध्यादेश पर बोल रहे हैं, उतना स्पष्ट कांग्रेस नहीं बोल रही, अभय दुबे जी भी नहीं बोल रहे उतना स्पष्ट अध्यादेश पर। मैंने एक लाइन में कहा, सब लोग बोल रहे हैं, कोई भी अध्यादेश जो संघीय व्यवस्था को कमजोर करेगा वो कतई उसे स्वीकार नहीं की जा सकती। चलिए से यही क्लियर कर लेते हैं कि सब लोगों की बात गई। अभय दुबे जी प्लीज एक लाइन में बता दीजिए, अध्यादेश पर जो राय शक्ति यादव जी की है वो आपकी भी है क्या? फिर आ रही रीना जी, शहजाद जी उसके बाद आपके पास। अभय जी बताइए। ये प्रस्ताव तो मीटिंग में रखने दीजिए आप पार्टी को, टेलीविजन के डिबेट में क्या जवाब देंगे? प्रस्ताव हमें क्या पता वो प्रस्ताव रखेंगे कि भी नहीं रखेंगे वहां। कह तो रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए पूरी डिबेट के दौरान एक सेकंड अभय दुबे, हाँ, अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए आपको? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है सीधे सीधे तौर पर, बोलिए अभय जी। अरविंद केजरीवाल जी मीटिंग में प्रस्ताव रखे हैं, कितने लोग उस पर अपने विचार व्यक्त करते हैं मीटिंग में पता लगेगा। लेकिन जेडीयू, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, डीएमके, पीडीपी, एनसी, तमाम सारे राजनीतिक दल हैं, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। लेकिन आप चाहती हैं कि आप पार्टी और कांग्रेस पर डिबेट सेंट्रिक करके भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा दें। आप चाहती है ममता जी के एक बयान पर डिबेट सेंट्रिक कर, नहीं, मैं वही कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड जान रही हूं। देखिए जैसे शक्ति यादव जी ने बड़ा क्लियरली अध्यादेश पर अपना पक्ष रख दिया, अब आप इंतजार कर रहे हैं बैठक का। भाई वो तो मत स्पष्ट हो जाएगा ना, अध्यादेश गलत है या नहीं है तो आपको भी पता होगा अभय जी। अच्छा, आप किसी भी राजनीतिक दल से पूछिए, बैठक का एजेंडा भीषणतम महंगाई, भीषणतम बेरोजगारी, संसाधनों की लूट जो धन्ना से भाग गए, वो है कि नहीं है? मोदी जी ने एक धन्ना सेठ को 12 लाख करोड़ की नेटवर्थ कमा दी, ये मुद्दा है कि नहीं है? पूछिए ना, किसी एक से पूछिए आप, कोई इनकार करता हो तो। बैठक में जो संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दिया गया, प्रजातंत्र को खत्म कर लिया, उस पर रोज नहीं की, एक दिन आपने इस पर बात नहीं की। इससे बड़ा प्रत्यक्ष क्या चाहिए आपको? प्राची जी, अभी शहजाद भाई बड़ी मौका परस्ती की बात कर रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग मौका परस्ती की बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। वैसे तो अपने आप को राष्ट्रवादी ये लोग बोलते हैं, लेकिन जब इन्होंने महबूबा मुफ्ती जो आतंकवादियों की बुआ हैं उनको जाके गले लगाया था सत्ता के लालच में और रुपयों के लालच में, तब इनका राष्ट्रवाद कहाँ चला गया था? जब ताबूत घोटाला हुआ था इन्होंने, तब राष्ट्रवाद कहाँ चला गया था? पुलवामा में हमारे जो सैनिकों ने एक एयरलिफ्टिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजी, वो तो इन्होंने नहीं दी, और खुद मोदी जी अपने लिए 8,000 करोड़ के एयरप्लेन मंगा लेते हैं, रोज सुनते हैं। आपने भी देखिए सेलेक्टिवली पिक एंड चूज कर लिया, चुनाव लड़ा। मैंने अभी जो आपसे सवाल पूछा आप उसे इग्नोर कर गए मैडम, सीधा सा सवाल था। बात करें तो बहुत हंसी आती है। ठीक है, मैं उससे शहजाद जी से जवाब ले लूंगी इस बात पर, पहले इस बात का जवाब दे दीजिए। अध्यादेश पर तो कांग्रेस बोलने को तैयार नहीं है, यही अगर बैठक में हुआ तो क्या करेंगे आप? प्राची जी, मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस अध्यादेश पे
पूरी बाकी सारी विपक्षी पार्टियों का समर्थन करेगी। ये सारी पार्टी जो हैं वो कांग्रेस के साथ सबका गठबंधन रहा है और सब कह रहे हैं कि ये एक दिल्ली का पहला अध्यादेश है। भारतीय जनता पार्टी का बस चले तो पूरे देश में अध्यादेश के रीना जी, इससे ज्यादा प्रमाण आपको क्या मिलेगा? रीना जी, इससे ज्यादा प्रमाण आपको क्या मिलेगा? अभय जी अध्यादेश पर नहीं बोल रहे हैं कि बैठक में हम फैसला करेंगे। हालांकि मैं बीच में इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि मैं तस्वीर दिखा रही हूँ। ममता बनर्जी जब मुलाकात की है लालू यादव जी से, राबड़ी देवी भी उस वक्त मौजूद रही। ममता बनर्जी जब इस मीटिंग से बाहर निकली उन्होंने क्या कहा ये भी मैंने आपको सुनवाया। ममता बनर्जी सीधा सीधा ये आश्वस्त हैं कि वो विपक्षी एकता होगी, सब साथ आएंगे और हराया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। अब शहजाद जी आप जवाब। प्राची, क्योंकि डिबेट में 1 वर्सेस 4 भी है तो आप समय तो ठीक से दे रही है पर किसी का हस्तक्षेप ना हो, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। देखिए अभी अभी रीना जी ने क्या कहा, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती आतंकी बुआ है। हमने तो आतंकी बुआ के साथ रिश्ता तोड़ा 370 के मुद्दे पर, आपने 370 के हटने के समर्थन में वोट दिया और आज कांग्रेस पार्टी के साथ है जो 370 बहाल कर। प्राची जी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, प्राची जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे हर बार में मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है ना। प्राची जी आप थोड़ा सा करिए इसको कंट्रोल। 1 सेकंड चुप कर दूं। रीना जी प्लीज 1 सेकंड आप मुझे एक आधा मिनट तो दीजिए भाई। 4 पैनलिस्ट वही चीज रिपीट करते हैं, मेरे 10 सेकंड में हस्तक्षेप। या तो आपका पीसीआर में हाथ जोड़कर कहता हूं भाजपा की बात आने दीजिए। प्राची जी क्या मेरी बात एक तरीके से आएगी? बिल्कुल बोलिए। आप गारंटी दे रही है? बोलिए। तो मैं आप पूछना चाहता हूं कि चलिए हमने तो 370 पर उनसे रिश्ता तोड़ा पर 370 का हटने का समर्थन आपने किया। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा 370 बहाल होगा, आप इस पे स्टैंड बता दीजिए। देश की बात है ना, ये अहम मुद्दा है। दूसरी बात, आतंकी बुआ अर्थात महबूबा मुफ्ती इस 23 तारीख कल की मीटिंग में है तो कल अरविंद केजरीवाल उनके साथ ना बैठे। अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्हें आतंकी बुआ बोल रहा है तो कल किस हैसियत से वो नेता है, इसका स्पेसिफिक जवाब आना चाहिए। तीसरी बात, आज कांग्रेस के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। एक तो उनके सारे नेताओं को जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप से एक तरीके से लीडर ऑफ लोकसभा है अधीर रंजन चौधरी, वो छुटवैया, बाजवा जी जो पंजाब देखते हैं वो छुटवैया, संदीप दीक्षित छुटवैया, अजय माकन जनरल सेक्रेटरी छुटवैया, ये लोगों ने स्टैंड लिया है। ये ऑफिशियल स्टैंड है कांग्रेस का, ये देख लीजिए छपा हुआ कि ऑर्डिनेंस को किसी प्रकार से समर्थन नहीं देंगे। पर अब क्या कहते हैं, राहुल, सोनिया और प्रियंका क्या कहते हैं, खड़गे जी का भी नाम नहीं लेते और अभय जी सुनकर ले रहे हैं। अभय जी तो अलग विषय पर लगे हुए हैं, धन्ना सेठों के। इसमें 10 सेकंड केवल बताना चाहता हूं, इस तथाकथित धन्ना सेठ के मुद्दे में भी कितनी हिपोक्रेसी है। कर्नाटका के नेता, इनके मंत्री कहते हैं कि अडानी को स्वागत करते हैं अगर निवेश करना है। आज तक अशोक गहलोत को कहा नहीं कैंसिल करो, भूपेश बाघेल को बोला नहीं कैंसिल करो। ये ममता, रॉबर्ट वाड्रा की भी तस्वीरें हैं। ममता दीदी ने तो 10,000 करोड़ का निवेश ले लिया बंगाल में, तब तो ठीक था धन्ना सेठ। और टीएमसी का ऑफिशियल स्टैंड था, और तो खुद घर बुलाते थे अडानी को, तो तब शरद पवार पर क्या स्टैंड है? 1 सेकंड प्राची जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अब आते हैं अगले मुद्दे पर, संवैधानिक क्राइसिस है, ये कहते हैं शक्ति यादव जी से कन्विक्टेड है 4 बार। और मुझे छोड़िए, ये तो ऑफिशियल स्टैंड आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का है कि लालू प्रसाद करप्ट है। आज पूछ लीजिए कि लालू करप्ट है या नहीं है। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया भी जेल में है, कोर्ट ने उनको संवैधानिक संस्थाओं का क्राइसिस है या संविधान के तहत कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस से पूछ लीजिए। और चौथी बात देखिए शक्ति जी, कितनी विडंबना की बात है कि मीसा नाम रखा है, नाम रखा उस कानून के खिलाफ जो आपातकाल के समय कांग्रेस लाई थी। आज संपूर्ण भ्रांति दिखाते हुए, संपूर्ण क्रांति के बदले आप उसी कांग्रेस के साथ बैठ रहे हैं जिस कांग्रेस ने आपातकाल और भ्रष्टाचार की राजनीति को बढ़ावा दिया, जिसके खिलाफ आपका जन्म हुआ था। इसीलिए मेरा सिर्फ एक लास्ट सवाल यह है कि आज अपने अपने विडंबनाओं का तो कम से कम निवारण कीजिए और कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है, है कि कांग्रेस को कैसे घटाना है, इसीलिए अपना स्टैंड नहीं बताना है। शक्ति यादव जी, क्या वो सारे बयान सब धुल गए, अब सब खत्म हो गए, जो आम आदमी पार्टी आपको लेकर कहा करती थी, जो लालू यादव को लेकर कहा करती थी, या जो आप एक दूसरे पर? बिल्कुल निर्वाधता की अपेक्षा के साथ मैं आगे बढ़ना चाह रहा था और मैं आशा भी करता हूं। शहजाद जी ने क्या बोला प्रधानमंत्री जी, तो बात तक पहुंच गए थे। अब सवाल ये उठता है कि आपने कहा, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि इस देश से धन्ना सेठों ने संस्थागत भ्रष्टाचार का विस्मृतामा संरक्षित कर रहे हैं।
वो तो भ्रष्टाचार के नाम पर, जरा बताइए, मुकुल राव से लेकर के शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार की चर्चा भी कर रहे थे। रात आप जाके गलबहिया मिलिए, किस भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं? जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे विजुअली पैसा लेते पकड़े गए। अरे ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जिस तरह से जांच कर समर्पित की न्यायालय के अंदर में, वो फैसले आए, मैंने सुधारित किया। देश जानता है कि किन किन लोगों ने क्या किया, और भारतीय जनता पार्टी अकेला है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते हुए पूरी दुनिया ने देखा। अभी तक पैसा लेते हुए किसी को नहीं देखा, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। रहा सवाल, आपने कहा कि आप लोग अरे 74 की इमरजेंसी की चर्चा करो, मैं आज भी मानता हूं कि वो काला दिन था, और पुनः मैं आज कहता हूं कुछ से खराब इमरजेंसी देश के अंदर में आज है, अघोषित इमरजेंसी। देखिए, अब तो मैं शक्ति जी की याददाश्त को थोड़ा सा ताजा कर दूं। शक्ति जी केवल 10 सेकंड। एक लौता ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक लौता ऐसा प्राची जी डिबेट का स्तर मेंटेन आपने किया, सब मैंने किया, माफ करिएगा, आप मर्यादा मत तोड़िए, दूसरे में मत। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसे करके किसी की बात नहीं आ पाएगी। जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास। अभय जी, प्राची जी, हर मामले में इंटरप्ट करेंगे। दुबे जी बोलेंगे इंटरप्ट। प्राची जी आप देखिए इसको, कोई नहीं बोला आपके बीच में, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। नहीं प्राची जी, प्राची जी एक लौते ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक नहीं 4 बार कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड है, उनका नाम है लालू प्रसाद यादव। और मान्यवर सबसे पहले अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार, भाई साहब क्या तरीका है? अगर मेरी आवाज ही नहीं जाएगी प्राची जी तो फिर केवल हुस्न अफरोजी के लिए मुझसे बुलवाने का क्या मतलब है? शहजाद जी की आवाज आई, अब जल्दी से शहजाद जी इससे थोड़ा आगे निकलिए, क्योंकि अभय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बाकी मेहमान भी हैं। बोलिए शहजाद जी, सिर्फ आप ही की आवाज आएगी, अब रखिए अपनी बात। देखिए, पहली बार अगर 4 बार कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्विक्ट हुआ है तो उनका नाम है लालू प्रसाद यादव। आज आम आदमी पार्टी से मेरा स्पष्ट सवाल है कि 4 बार कन्विक्टेड नेता उनकी दृष्टि में करप्ट है या नहीं है। दूसरी बात, मेरे व्यक्तिगत किसी के व्यक्तिगत बयान की बात नहीं, मैं कोर्ट के कन्विक्शन की ऑर्डर की बात कर रहा हूं। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको भ्रष्टाचार के मामले में एक प्रकार से सजा हुई, उसका नाम है नरसिम्हा राव, क्योंकि जेएमएम ब्राइबरी स्कैंडल में उनका नाम आया और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और वो उस समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों थे, तो ये फैक्चुअली भी रॉन्ग है। तीसरी बात देखिए, बस देखिए शहजाद जी, अब दूसरे मेहमानों का ही वक्त हो रहा है। हमारे साथ श्याम सुंदर शरण भी जुड़ गए हैं। अभय जी एक सेकंड रुक जाइए, शक्ति यादव जी। अभय जी, जो मैं सवाल आपसे जानना चाह रही हूँ, हालांकि आप फिर आपत्ति जताएंगे कि मैं आपको 2-3 स्टेट्स में घुमा रही हूँ, लेकिन फिर भी इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुलकर कहा, क्या आप लेफ्ट का साथ छोड़ देंगे ममता बनर्जी अगर आपके साथ आएंगी तो? आप एक बार बताइए, प्रधानमंत्री जी ने खुल के कहा हो कश्मीर में पंडित, कश्मीरी पंडित, उनकी सत्ता की सरपरस्ती में एक एक कर हत्या, कत्लेआम हो रहा है, बोला मोदी जी ने कभी सुना? प्रधानमंत्री जी ने गुजरात तक दंगे में राहुल बंजारावास से वीडियो डालता रहा कि हम पलायन करने को मजबूर है। प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोला, वो बोलते तो शायद हो सकता है हिंसा रुक जाती। मणिपुर धधक रहा है, जल रहा है, हजारों लोग बेघर-बार हो गए, पूरा मणिपुर आग में झुलसा हुआ है। एक शब्द बोला प्रधानमंत्री जी? नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं? दीदी, ओ दीदी, बाप बेटी की सरकार है, पीडीपी को बोलते थे। अरे सत्ता की भूख मिटानी थी तो वो बाप बेटी की सरकार के साथ आ गए। एनसीपी, नेशनली करप्ट पार्टी, रातों रात अजीत पवार साहब को बुला लिया सुबह 5 बजे शपथ लेने के लिए। ये कहते थे परिवारवादी पार्टी। अरे आप जब तक साथ थे, देखिए मैं आपसे तो कम से कम उम्मीद कर रही थी अभय जी, आप बहुत स्पष्ट तरीके से मापदंड के लोग हैं। अभय जी आप स्पष्टता से अपनी बात रखते हैं, सीधा बोलते हैं। मैं उम्मीद कर रही थी कि आप मेरे सवाल का जवाब सीधा देते। मैंने पीएम का जिक्र नहीं किया था, बिल्कुल दिया। छोटे मोटे विषयों को सारे राजनीतिक दल बैठकर सुलझा लेंगे। बड़ा जब कैनवास पर देश को बचाने की लड़ाई है तो अपने छोटे छोटे मसलों के समाधान के लिए कल हम सब बैठेंगे। छोटी मोटी बात है, लेफ्ट का साथ छोड़ देंगे, छोटी मोटी बात है। आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होगी, विश्वास रखिए। कल प्रतिपक्षी दल बैठेंगे, ना आपकी ना भारतीय जनता मेरी कोई दोनों को करारा झटका लगेगा, विश्वास नहीं है। मैं तो टकटकी लगाए देख रही हूं कि आप लोग वहां से क्या उपाय निकालते हैं और कितनी मजबूती से आप भारतीय जनता पार्टी की अगर आप देश के पक्ष में खड़ी हैं तो उम्मीद आपकी साकार होगी, स्वप्न आपका साकार होगा। मैं ये जानती हूं सर, लेकिन सवाल का जवाब दे देते तो ज्यादा ठीक रहता। खैर जूही जी, लेफ्ट का साथ छूटेगा या नहीं छूटेगा ये तो अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको मंजूर है कांग्रेस लेफ्ट के साथ? फिर
जी प्राची जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने पहले ही ये शर्त रखी है कि देखिए लेफ्ट के साथ तो छोड़ना ही पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि अगर हम लोग बंगाल में हम देखते हैं कि बंगाल में ये लेफ्ट के साथ गठबंधन में है कांग्रेस, और इनको क्या मिला 2021 में 0 सीट आया, 0। अभी एक बाई इलेक्शन में मिला था 1 सीट। तो आज ये लेफ्ट के साथ कांग्रेस को मिलकर कोई फायदा नहीं हुआ है, तो इनको सोचना पड़ेगा। इनके नेशनल लेवल में लीडर जो बैठे हैं उन लोग भी सोचेंगे, ये उपाय निकल जाएगा। लेकिन हमारे इशू यही नहीं है, 2024 के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पे हम लोगों को आगे सोचना है। क्या बेकार युवा का नौकरी मिला है? क्या इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है देश का? क्या हम लोग जो फ्यूल प्राइस है उसको कम कर पाए? नहीं कर पाए। यानी लेफ्ट के साथ आपको कांग्रेस मंजूर नहीं है, ये तो साफ है। गठबंधन होगा, वो गठबंधन आगे पीछे कभी भी हो सकता है। हाँ। लेकिन 2024 का मुद्दा है बीजेपी हटाओ और देश बचाओ। चाहे इसमें फिर लेफ्ट का साथ भी कांग्रेस क्यों ना ले ले, आपको मंजूर है? खुद भ्रष्टाचारी है, जिस वजह से आज कर्नाटक में ये लोग इस पर जवाब दे देती हूँ जूही विश्वास जी, फिर बाकी मसलों पर बोलती रहती हूँ। खैर श्याम सुंदर जी को मैं जरा चर्चा में ले आती हूँ, एक सेकंड। श्याम सुंदर जी, आप तो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। अभी यहाँ पर जो विपक्षी दल हैं वो सीधा ये कह रहे हैं कि देखिए नीति खराब है इनकी, इनके अपने इनको छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए सब एक साथ आएंगे और सब एक साथ आकर बीजेपी को हराएंगे, जिनके साथ आप अभी जुड़े। देखिए प्राची जी, एक तो मेरा समय थोड़ा सा ये हो गया, टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं जुड़ नहीं पा रहा था। टेक्निकल टीम ने भी हम लोगों को नीतीश कुमार जी की तरह धोखा दे दिया बुलाकर, और फिर जो है ये सब गड़बड़ियां हो जाती हैं। 2 चीजों की मैं याद दिला दूं कि माननीय नीतीश कुमार जी का इतिहास रहा है कि जिसको भी वो भोज पर बुलाते हैं उसके साथ फिर वो नहीं जाते। वैसे भी उनकी तबीयत 2 दिनों से खराब है, तो कब क्या हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लगभग सरकारी भवनों में कैसी बात कर रहे हैं जी के आपको जरा भी शर्म नहीं आती लिखवाने का काम किया है। उसमें एक बात का मैं केवल याद दिला दूं कि उसमें गांधी जी की कही हुई युक्ति है कि सिद्धांत के बिना राजनीति का कोई मतलब नहीं है। अबे जी बहुत समय बाद वो जुड़े हैं, उनकी बात आने दीजिए, एक सेकंड। अत्यंत गलत है कि एक अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति बोल रहे हैं, अति पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी बोल रही है कांग्रेस उसके ऊपर अतिक्रमण हमला कर रही है। नहीं, कांग्रेस अति पिछड़ाओं की पार्टी पर हमला कर रही है। पंडित अभय जी हमला कर रहे हैं, एक अति पिछड़ा की पार्टी पर बोलने नहीं दे रहे हैं। पीडीए की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से अति पिछड़ा समाज की पार्टी को बेइज्जत कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार जी को मरने की कामना कर रहे हैं और आप समर्थन कर रहे हैं। कोई किसी के मरने की कामना नहीं कर रहा है जी, यहाँ पर कोई किसी के मरने की कामना दुबे जी की पार्टी के बिहार प्रभारी को लालू प्रसाद यादव जी ने भगचोनहर दास कहा, जो कि दलित समाज से आते हैं। उनकी बात अभय दुबे जी नहीं करेंगे। अभी देखिए बात को डिरेल्ड कर देंगे। मैं कुछ और कहना चाह रहा था। अरे आपने बात कहा कि कल कुछ हो जाए, उनकी तबीयत खराब है, क्यों हो जाए? अरे दुश्मनों की भी कल कुछ हो जाए मीन्स कि कल आपका मीटिंग का क्या हो जाए? आप लोग तो हमेशा बुरा सोचते हैं ना। आपने कहा तबीयत खराब है, कल उनको कुछ हो जाए, ऐसा मत बोलिए। अच्छा ठीक है श्याम जी, जल्दी कंप्लीट करिए। उनकी तबीयत खराब होती है अभय दुबे जी, इतिहास को याद रखिए। मैं आपको थोड़ा सलाह दे रहा हूँ, तो थोड़ा सचेत रहिएगा। खाना वाना का इंतजाम खुद भी रखिएगा, नहीं तो पत्तल खींच लेते हैं नीतीश कुमार जी, आप शायद भूल रहे हैं। मैं केवल देखिए लोहिया जेपी और कर्पूरी की बात करने वाले। वहां चले गए ना, मोदी जी को दीजिए। वो तो आए थे ना साथ लेने के लिए, लेकिन साथ दिया नहीं। यही तो कह रहे हैं कि धोखा दे दिया नीतीश कुमार ने। शक्ति यादव जी, कांग्रेस पार्टी के नेता धोखा खाए हुए बैठे हैं यहाँ पर। पूछिए श्याम सुंदर जी, अभय दुबे जी को पूछिए कि देश के नेता प्रतिपक्ष कौन है, कहाँ है, वो पटना में है कि नहीं? जान लीजिए। हाँ जी, 15 देश के नेता प्रतिपक्ष कौन है, श्याम सुंदर जी रुक जाइए, बोलिए। वो बीजेपी में ही थे लोग, ऐसा नहीं कि वो पहली बार बीजेपी में चले गए। वो 15 में भी थे जब ये पूरे अर्थ पे थे। आज तो भाजपा पूरे देश में फर्श पे आ गई है। 15 में जब अर्थ पर थी तो ये तो जमींदोज हो चुके थे बिहार के अंदर में। और मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, खाते नहीं खुलेंगे। और अगर बहमता के शिकार हैं तो स्पष्ट एक बात जान लीजिए, जो लोग ड्रिल्ड हैं तो ड्रिल्ड भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे। अरे श्याम सुंदर, अभी राजनीति सीखो, 2-4 दिन से आए हो, मैं जानता हूं।
इसलिए ज्यादा हड़बड़ाने की वैसे तो जरूरत नहीं नीतीश है। कुमार भी कौन भारतीय किसको जनता धोखा दिया पार्टी है, के पता साथ है। थे, अभी अभी तो आपके साथ आए हैं शक्ति किसको यादव जी। कौन इसके धोखा आधार दिया पर है अगर मालूम आप है, किसी को बताने हटाएंगे की जरूरत तो नहीं फिर है। नीतीश कुमार भी वो बहुत बड़ा चेहरा है। एक सेकेंड, ठीक है, आ गई आप दोनों की बात आ गई, आप दोनों की बात आ गई। रीना गुप्ता जी, कल की बैठक के लिए सब आश्वस्त रहें, कोई बैठक नहीं छोड़ेगा और अध्यादेश पर आपको समर्थन मिल जाएगा कांग्रेस का। जल्दी से एक लाइन में बता दीजिए। अरे चार बिल्कुल प्राची जी, पूरा विश्वास है कि सब लोग मिलके भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को बचाने के लिए सब साथ आएंगे और इस देश के जो 140 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के फोटोजीवी सरकार के कुशासन से परेशान हैं, उन सबको राहत मिलेगी जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता निकाल के बाहर फेंकेगी। ठीक है रीना जी, लेकिन अध्यादेश पर कांग्रेस बात करेगी या नहीं, अब कल देखना ही बहुत दिलचस्प होगा कि आपका रुख क्या होगा। शहजाद जी, माफी चाहूंगे आपसे, वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला की आज इस बहस के बाद ये तो साफ है कि 23 जून को जब तमाम विपक्षी दल एक टेबल पर बैठेंगे तो अपनी अपनी शर्तों के साथ बैठेंगे। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा, क्या अरविंद केजरीवाल जो अपनी बात मनवाने के लिए अभी से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी बात कांग्रेस से मनवा पाते हैं? क्या कांग्रेस अध्यादेश पर अपना समर्थन देती है या फिर ये जो बैठक है वाकई में बेनतीजा साबित होगी? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।